पहला सवाल, पेन कितना दिन रहेगा? मतलब चेस्ट में जो पेन रहता है ओटी के बाद कटा हुआ है, उसका पेन कितना दिन तक रहेगा डॉक्टर साहब? कॉज ऑफ ये देखिए पेन जो है ना स्टेनोटोमी हुआ है उसका। तो स्टेनोटोमी होने के बाद यूजुअली तो है कि फर्स्ट पीओडी जीरो पीओडी से हम लोग पेन किलर स्टार्ट करते हैं शुरुआत में आईवी फॉर्म में, उसके बाद टैबलेट फॉर्म में। तो पेन जो है ऑपरेशन के बाद यूजुअली बोन हीलिंग, अगर ओल्ड एज का पेशेंट है 65 ईयर 70 ईयर तो एज के हिसाब से भी अगर बोन हीलिंग फास्ट हो रहा है तो थोड़ा सा 3-4 महीने तक रह सकता है, थोड़ा थोड़ा, जो कि आपके जैसे जैसे ऑपरेशन के बाद का दिन आएगा तो धीरे धीरे घटते जाएगा, सेंसिटिविटी घटते जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन कभी कभी हो सकता है आप जब करवट लेते हो, जो कि हम लोग रिकमेंड नहीं भी करते हैं, 2 महीने तक करवट नहीं लेना है, चीत सोना है। तो अगर आप एनी हाउ रात में अनकॉन्शियसली करवट लेके सो गए तो वो जो बोन का एक दूसरे का मार्जिन के ऊपर जो प्रेशर आता है उसके चलते, कंप्रेशन इफेक्ट के चलते पेन फिर बढ़ जाएगा बीच में भी। लेकिन अगर एक सवाल आप पूछे कि कब तक दर्द रहेगा, तो ये 4 से 6 महीने तक पेशेंट में रहता है, लेकिन इंटेंसिटी टाइम के साथ घटता है। कभी कभी नमनेस टिंगलिंग ऐसा महसूस होगा, क्योंकि वो जब हम लोग स्प्रेडर लगाते हैं स्टेनोटोमी के लिए तो उसमें नर्व का खिंचाव के चलते वो थोड़ा सा न्यूरोलॉजिकल पेन, जो कि वो भी 6 से 8 सप्ताह के बाद यूजुअली खत्म हो जाता है। लेकिन डायबिटिक पेशेंट में ये ज़्यादा दिन तक एक्सटेंड कर सकता है। मेरा दूसरा सवाल है, जो सर्दी खांसी रहते हैं ओटी के बाद, वो कितना दिन तक जाएगा, मतलब जा सकते हैं? सर्दी खांसी बहुत लोगों में होता है, बहुत लोगों में नहीं भी होता है। लेकिन सर्दी खांसी होने का एक तो कारण है कि जब ईटी ट्यूब डालते हैं हम लोग अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, तो उसके चलते जो थोड़ा बहुत इरिटेशन होता है उसके इनर लाइनिंग में, उसका जो इन्फ्लामेटरी चेंजेज होते हैं उसके चलते वो एबनॉर्मल फीलिंग, एबनॉर्मल सेंसेशन के चलते कफ रिफ्लेक्स का आना एक ये कारण है। दूसरा है कि हम जब आप हॉस्पिटल में होते हैं तो यूजुअली ओटी का जो इन्वायरमेंट, फिर आईटीयू का जो इन्वायरमेंट है वो एयर कंडीशन इन्वायरमेंट है। तो ये ठंडा का जो इन्वायरमेंट है जो बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा लो है, तो इसमें कोल्ड वायरस ग्रो करने की टेंडेंसी होती है। तो होता क्या है कि जब आपका मुंह हाइजीन अगर प्रॉपर मेंटेन नहीं किया गया, एनी हाउ अगर 6-8 घंटे के बाद आपका हाइजीन मेंटेन किया गया तो वहाँ पे कोल्ड वायरस ग्रो कर जाता है। और खास के तब जब आपको अगर एक्सट्रूवेट कर दिया गया है और ठंडा पानी पीने के लिए दिया गया है, तब तो और कोल्ड वायरस ग्रो करने की ज़्यादा टेंडेंसी होती है। तो इस केसेस में कोल्ड वायरस के चलते आपको कफ होता है, तो परहेज के तौर पे आपको गर्म पानी यूज, आईटीयू से ही अगर गर्म पानी यूज करें उसको वार्ड में या फिर एचडीयू या वार्ड में करें, तो ये खांसी का जो कोल्ड वायरस के चलते जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो नहीं होगा आपको। और यूजुअली ये तो हो गया कि जो आईटीयू से रिलेटेड या ओटी से रिलेटेड, लेकिन कुछ कुछ मेडिसिन भी हम लोग पोस्ट ऑपरेटिवली स्टार्ट करते हैं जिससे ड्राई कफ होता है, जैसे टीएस इनहिबिटर। तो अभी तो 82 रिसेप्टर इंटागोनिस्ट हम लोग प्रीफर करते हैं, जिसमें कि ड्राई कफ जो होने का टेंडेंसी पहले होता था वो कम होता है। तो एक है कि अगर आपको खांसी हुआ है तो यूजुअली अगर ऑपरेशन से रिलेटेड, कोल्ड वायरस से रिलेटेड है, आपने उसके लिए परहेज किया है, गर्म पानी से गार्गलिंग किया है या फिर कुछ एंटीसेप्टिक्स का इस्तेमाल करके उसको गार्गलिंग किया है, तो यूजुअली ऑपरेशन के 3 से 4 दिन तक आपको कम जाएगा, बशर्ते कि आपके कोई बेसिक पैथोलॉजी लंग में, ट्रैकिया में या दूसरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ना हो। तो अगर आप सही से इस्तेमाल करते हैं, अगर कोई इन्फेक्शन नहीं होता है पर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, तो यूजुअली 3 से 4 दिन में आपको डिस्चार्ज के पहले ही आपको खांसी सेटल कर जाएगा। लेकिन अगर दूसरा कॉज है तो उसको कॉज को ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, ऑपरेशन के बाद मेरा एक्टिविटी कैसे रहेगी? ऑपरेशन के बाद तो जब आप ऑपरेशन आपका होता है तो जब आपको यहाँ पे वेंटिलेटर से बाहर किया जाता है तो उसी टाइम से यहाँ पे टेंडेंसी होता है कि लोगों को एटलीस्ट शुरुआत के फेजे में बैठाया जाए, उसको चेयर पे बिठाया जाए, हाथ का मूवमेंट, पैर का मूवमेंट, ज्वाइंट का मूवमेंट वहीं से फिजियोथेरेपिस्ट लोग कराते हैं। लेकिन अगर कुछ आईवी मेडिसिन चल रहा है जिसको हम एनोट्रोप के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो उनको मोबिलाइज नहीं करते हैं, बट चेयर पे स्टैटिक बैठने के लिए 2 घंटा 4 घंटा जितना कंफर्ट है उसके हिसाब से हम लोग बिठाते हैं, उनको एक्सरसाइज कराते हैं। जब ये सब दवाई बंद हो जाती है, एनोट्रोप जो आईवी डिपेंडेंस जो है मेडिसिन का वो बंद हो जाता है, तो हम लोग उसको कभी कभी फर्स्ट पीओडी से भी चलाते हैं। उस फर्स्ट पीओडी से चलाना स्टार्ट करते हैं और आप उसके हिसाब से जैसा एक्टिविटी है आपका इफोर्ट है उसके हिसाब से एक्टिविटी को बढ़ाते हैं।
तो लेकिन हम लोग एटलीस्ट जब आप आइनोट्रोप से बाहर हो गए हैं तो एटलीस्ट 30 मिनट इन द मॉर्निंग, 30 मिनट इन द इवनिंग थोड़ा बैठिए, स्पायरोमेट्रिक एक्सरसाइज कीजिए, जॉइंट फ्लेक्शन एक्सटेंशन का जो मूवमेंट है उसको हर एक जॉइंट पे, पैर पे, आर्म पे, नेक पे, अलग अलग जॉइंट पे जो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट यहाँ पे सिखाते हैं उसके हिसाब से करना है। जब आप डिस्चार्ज हो जाते हैं तो अब ऐसा हम लोग उसको काउंसलिंग करते हैं पेशेंट को, पेशेंट के रिलेटिव को, कि इनको आप साथ में चलिए, इनको चलाइए 30 to 45 मिनट इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग ऑल्सो, 2 बार चलाइए। और हमेशा सोने नहीं दीजिए पेशेंट को, थोड़ा बैठने के लिए बोलिए, थोड़ा फिजियो करने के, स्पायरोमेट्री कराइए, थोड़ा फिजियोथेरापी जो सिखाया गया है। तो बेसिकली है कि हम लोग समझाते हैं कि पेशेंट को आप 6 से 8 घंटा ही सोने के लिए बोलिए, उसके बाद अपने आप को एक्टिव रखिए, बैठिए, थोड़ा लेट जाइए, थोड़ा टहलिए बोलिए, तो एक्टिविटी तो रहती है। तीसरा सवाल आपका था कि वेट कितना उठा सकते हैं। तो वेट उठाने का एक ऐसे गाइडलाइन में तो कहीं पे मेंशन नहीं है, लेकिन हमारा इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी के हिसाब से कि 6 से 8 सप्ताह तक अप टू 20 kg आप उठा सकते हैं, अगर आपका खुद का वेट 60 किलो के ऊपर है तो। अगर आपका खुद का वेट 60 किलो के नीचे है तो वो फिर कम होकर 10 से 12 किलो का रेंज होता है। तो ऑफिस कब ज्वाइन कर सकते हो ओटी के बाद? ऑफिस अगर ये डिपेंड करता है कि आपका ऑफिस का कार्य किस तरह का है। आप ऑफिशियल वर्क आप कहीं चेयर पे बैठ के पेपर वर्क करते हो, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपका काम है, या फिर फील्ड वर्क है, आपको चलना फिरना, कुछ स्ट्रेनस वर्क इस तरह का है जिसमें फिजिकल एक्टिविटी, मस्कुलर एक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो यूजुअली तब जब आप खुद भी अच्छा फील कर रहे हो, हम लोग पेशेंट से पूछते हैं, अगर आप खुद भी अच्छा कर रहे हैं, अच्छा फीलिंग कर रहे हो, तो 6 से 8 सप्ताह के बीच हम लोग बोलते हैं कि अगर आप ऑफिस वर्क करते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से ज्वाइन करके आप काम को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपका कुछ मस्कुलर एक्टिविटी वाला काम या फिर स्ट्रेनस एक्टिविटी वाला काम है तो यूजुअली हम लोग बोलते हैं 4 से 6 महीने के बाद आपको ज्वाइन करना चाहिए। बाइक चलाने। हाँ। लेकिन अगर आपका ये सवाल है कि आप ड्राइविंग कब से कर सकते हो, बाइक कब से चला सकते हो, साइकिल कब से चला सकते हो, स्विमिंग, तो कार ड्राइविंग तो आप 6 से 8 सप्ताह के बाद ही कर सकते हो। साइकिलिंग 3 से 4 महीने के बाद करना चाहिए। और जो नॉर्मल स्विमिंग या फिर कुछ जिम का एक्सरसाइज या फिर बाइक चलाना है तो बाइक चलाने का भी आप कर सकते हो, 6 से 8 सप्ताह के बाद ही कर सकते हो। लेकिन जिम वगैरह आपको 6 महीने के बाद ज्वाइन करना चाहिए, जबकि आपका 2 से 3 फॉलोअप हो चुका है, सब चीज नॉर्मल है, पैरामीटर सेट है, डॉक्टर ने आपको अनुमति दी है, तो यू कैन ज्वाइन एंड यू कैन गो। और प्लेन राइड कर सकते हैं? हाँ, जो कि फर्स्ट फॉलोअप में उस टाइम में ही आप एयर फ्लाइट ले सकते हो। लेकिन एक वहाँ पे आपको एयरपोर्ट पे एक डॉक्यूमेंटेशन चाहिए कि आपको प्रॉब्लम है या नहीं, हम लोग हॉस्पिटल से दे देते हैं। और फ्लाइट में कोई और ये नहीं है, परहेज नहीं है, आप फ्लाइट यूज कर सकते हो। आप 2 से 3 घंटा का जर्नी आराम से कर सकते हो फ्लाइट से। थैंक यू। थैंक यू।